नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं रतिका और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आज आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के नए अंक में हम आपको ले चलेंगे लोकसभा क्षेत्र रोहतक। भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 66 किलोमीटर दूर ये संसदीय क्षेत्र हरियाणा की जींद, सोनीपत, भिवानी, झज्जर और हिसार जिले से घिरा है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में रोहतक जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र महम, घड़ी, सांपला, किलोई, रोहतक और कलानौर और झज्जर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र बहादुरगढ़, बादली, झज्जर और बेरी पड़ते हैं, जबकि रेवाड़ी जिले का कोसली विधानसभा क्षेत्र भी इसी संसदीय क्षेत्र में आता है। चलते हैं और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता के पास। रोहतक लोकसभा क्षेत्र की वर्ष 2024 की नई मतदाता सूची के अनुसार मतदाताओं की संख्या 18,87,457 है, जिनमें 10,09,160 पुरुष मतदाता, 8,78,276 महिला मतदाता और 21 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल है। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो तब यहां 74.7% मतदान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जीत हासिल की थी। शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा को 7,503 मतों से हराया था। अरविंद शर्मा को 5,73,845 मत और दीपेंद्र हुड्डा को 5,66,342 मत प्राप्त हुए थे। अरविंद शर्मा ने 47% और दीपेंद्र हुड्डा ने 46.4% मत हासिल किए थे। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के किशनलाल पांचाल को 3.1% यानी 38,364 मत हासिल हुए थे, जबकि जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप देसवाल को 1.7% यानी 21,211 और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी धर्मवीर को 0.6% मिले थे। रोहतक से भारत विकास डायरी के लिए दीपक खोखर। रोहतक की अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली ने बताया, रोहतक जिले में कुल 814 बूथ हैं, जिन पर आज के समय पे 8,25,000 मतदाता रजिस्टर्ड है, जिनमें से महिला मतदाता 3,87,000 है और पुरुष मतदाता 8,38,000 है। इन मतदाताओं की सूची में नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन की संख्या देखते हैं तो वह संख्या इस साल 17,132 रही है, जिसमें से न्यू वोटर महिला 8,522 और न्यू वोटर पुरुष 8,610 रहे हैं। पिछले लोकसभा आम चुनाव के दौरान रोहतक जिले का वोटर टर्नआउट परसेंटेज 71.8% रहा है। इस साल जिला प्रशासन रोहतक द्वारा अनेकों ऐसी स्वीप एक्टिविटीज करी जा रही हैं, जिससे कि वोटर परसेंटेज हमारी पिछली बार। इस संसदीय क्षेत्र में भी पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने का इंतजार कर रहे युवा मतदाताओं में काफी उत्सुकता देखने को मिली। आइए बात करते हैं युवा मतदाताओं से कि मतदान के समय उनका मुद्दा क्या रहेगा। मेरा नाम तुषार है। मैं इस लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करूंगा और मैं विकास के मुद्दे पर मतदान करूंगा और मैं मतदान को लेकर काफी उत्साहित हूं और मैं बाकी युवाओं से भी अपील करता हूं कि वे विकास के मुद्दे पर ही अपना मतदान करें। मैं दीप्ति रोहतक से हूँ। इस बार चुनाव में पहली बार मतदान करने जा रही हूँ। मुझे गर्व है संसार की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मैं हिस्सा हूँ और मैं सभी नव मतदाताओं से अपील करूंगी कि देश के विकास के लिए अपना मतदान अवश्य करें। मैं तमन्ना लाखनमात्रा महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मैं पहली बार अपनी वोट का प्रयोग करूंगी। मेरा वोट देश के विकास के लिए एवं स्थायी सरकार के लिए होगा। नमस्कार, मैं प्रियंका पहली बार इस चुनाव में मत का प्रयोग करूंगी। मेरा वोट उस पार्टी उम्मीदवार को होगा जो राष्ट्र निर्माण का कार्य कर सके और देश में व्याप्त बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, भ्रष्टाचार को समाप्त कर सके। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारी YouTube चैनल और वेबसाइट न्यूज़ ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में गत 10 वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है।
इस क्षेत्र में ऑटोमोबाइल पुर्जों के निर्माण की कई इकाइयां लगी हैं। गत 10 वर्षों में इस लोकसभा क्षेत्र में आधारभूत संरचना को लेकर बहुत काम हुआ है। रेल और सड़क ढांचे को और मजबूत किया गया है। ये संसदीय क्षेत्र भी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का हिस्सा बनने जा रहा है। ये लोकसभा क्षेत्र राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराकर इस सीट पर कब्जा किया था। हर चुनाव में विकास यहाँ एक बड़ा मुद्दा रहा है। आइए जानते हैं लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा से रोहतक संसदीय क्षेत्र की विकास गाथा। ऑर्बिटल कॉरिडोर 5,600 करोड़ रुपए की योजना है। मानेसर से उसका काम शुरू हो गया है और जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी उसका पत्थर रखेंगे और काम वो शुरू होकर के हमारा जसोर खेड़ी तक उसका कनेक्टिविटी है। तो सारे काम जो ये एक्सप्रेस हाईवे जसोर खेड़ी होते हुए वो उसका काम धड़ाके से चल रहा है। आप द्वारका से जोड़ने वाला काम भादरगढ़ से वो भी ऑलमोस्ट आप सुनेंगे, मेरा ख्याल महीने के भीतर वो भी चालू हो जाएगा। मेट्रो भादरगढ़ से असोदा मेट्रो मंजूर हो गया है और वो जल्दी उसका भी पत्थर रख करके काम चालू हो जाएगा। कम से कम 7 आरओबी भी हमारे को मिले हैं जो पूरे काम हुए हैं और कुछ काम पाइपलाइन में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने बजट में कही है कि झज्जर फर्रुखनगर रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम चालू होगा। उसका सर्वे का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 1225 करोड़ रुपया उसका हरियाणा सरकार ने सैंक्शन किया हुआ है। 2 CGHS डिस्पेंसरी जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, भादरगढ़ और रोहतक दोनों मंजूर हुई। कितने PM श्री स्कूल मिले हमारे। तो बहुत सारी काम जो है हुए हैं। 152D कहाँ कब मिला? हमारी सरकार में मिला। आपका कुंडली मानेसर वाला KMP था, पहली सरकार तो छोड़ कर भाग गई थी, नहीं भागी, बताओ कभी पड़ा था? किसकी सरकार में मिला? मोदी जी के नेतृत्व में। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पाइपलाइन में है। फाटक मुक्त रोहतक हमारी सरकार में मिले हुआ है। तो कितने सारे काम हुए। एलिवेटेड फ्लाईओवर है, वो आप कच्चा बेरी रोड वाला है, कितना एलिवेटेड, वो कितने सारे काम जो है रोहतक को मिले हैं। और PGIMS रोहतक में कितनी एलिवेशन हुई है, कितने कामों में बढ़ोतरी हुई है, ICU सेंटर और वो सारा मिला करके। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हम, सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हम। झज्जर के उपायुक्त शक्ति सिंह ने हमें क्षेत्र में हुए विकास की जानकारी दी। जिला झज्जर के अंदर पिछले कुछ वर्षों में बहुत से महत्वपूर्ण विकास कार्यों को पूर्ण किया गया है, जिसके अंदर मुख्यतः नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, जिसको कि एम्स बाड़सा के नाम से जानते हैं, वो पूर्ण होकर के अब आज के दिन फंक्शनल है और लोगों को सेवाएं दे रहा है। IIT कैंपस के लिए भी स्थान उपलब्ध करा दिया गया है, जिस पर शीघ्र ही निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हाल ही में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन नेचुरोपैथी एंड योगा का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिमोट से किया था। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लगभग 400 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया था, जिसके अंदर मुख्यतः नया बस स्टैंड बहादुरगढ़, उसके अलावा बादली का जो SDM कॉम्प्लेक्स है वो लगभग पूरा है। बेरी का SDM कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होकर के काम शुरू हो गया है। बेरी में एक बहुत बड़ी धर्मशाला का उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा सिंचाई विभाग ने बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर जो वाटर लॉगिंग की समस्या थी उसको दूर करने के लिए बेरी दुजाना क्षेत्र में सोलर ट्यूबवेल्स के माध्यम से लगभग 1000 एकड़ ज़मीन को फिर से रिकवर किया है, जहां अब दोनों फसल हो सकती हैं, जिससे किसानों को सीधा लाभ हुआ है। मिकाडा विभाग ने जो कमांड एरिया जहां पर नहरों का पानी सिंचाई के लिए नहीं पहुंच सकता था, वहां पर सोलर पंप सेट्स के माध्यम से, माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से लगभग 2828 एकड़ का कमांड एरिया बढ़ाया है, जहां खेतों को पानी उपलब्ध हो रहा है। इसी प्रकार के प्रोजेक्ट 6 अन्य प्रोजेक्ट इस वक्त जिन पर काम चल रहा है, जिसमें मुख्यतः गोरिया धौड़ वाला इलाका है, जहां पर बड़ी संख्या में केवल एक ही फसल किसानों को मिल पाती है। वहां पर भी इसी प्रकार के शैलो ट्यूबवेल लगा करके बहुत बड़े क्षेत्र को, लगभग 3,500-4 हजार एकड़ के क्षेत्र को अतिरिक्त जल से मुक्त कराया जाएगा, ताकि वहां पर भी कृषि आसानी से हो सके। संसदीय क्षेत्र में हम कई लोगों से भी मिले, सुनते हैं स्थानीय निवासी सोम प्रकाश से विकास को लेकर उनकी राय। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में पिछले 10 साल में विकास के अनेक कार्य हुए हैं। खास तौर पर पिछले 5 साल की बात की जाए तो ज्यादातर विकास कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। चाहे रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट हो या फिर हाईवे निर्माण की बात हो या सरकारी नौकरी देने की बात हो, सरकार हर बेहतरीन ढंग से कार्य कर रही है। रोहतक को विकास के मामले में अग्रणीय जिला कहा जा सकता है। रोहतक के लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा के काम को भी संतोषजनक कहा जा सकता है। कुल मिलाकर इस सरकार ने हर वर्ग के हित के कार्य करने की दिशा में काम किया है।
रोहतक निवासी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने उनके क्षेत्र में हुए विकास पर बोलते हुए कहा कि सड़क एवं रेल संरचना में हुए काम से लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिली है। पिछले 10 सालों में रोहतक में जो विकास कार्य हुए हैं, जिसमें रोहतक में एक एलिवेटेड रोड जो बनाया गया है, जो कि अंबेडकर चौक से भिवानी स्टैंड की तरफ बनाया गया है। इससे पहले रोहतक में ट्रैफिक के कारण काफ़ी दिक्कतें आती थी। किला रोड का जो एरिया है, इस एलिवेटेड रोड बनने से आम जन को ट्रैफिक की जो समस्याएं थी, जो जाम लगता था, उससे काफ़ी निजात मिली है। और इन्हीं पिछले 5 सालों में रोहतक में एक एलिवेटेड रेलवे का ट्रैक भी बना है। शायद भारत का वो पहला ऐसा एलिवेटेड ट्रैक है। और उससे जो है जितनी भी फाटक जो शहर के दरमियान आती थी, वो फाटक सारी की सारी वो उठ गई हैं, और जिसके कारण बहुत भारी जाम की समस्या शहर में बनी रहती थी। और जहाँ पे पुराना रेलवे ट्रैक था, उसकी भी टेंडर से संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं। और वहाँ पे जो है एक नया एक सुंदर रोड बनेगा। जितने भी बाहर के आउटर एरियाज़ के जो सेक्टर्स हैं, सन सिटी है, वन सिटी है, वो सारे वो रोड बनने से रोहतक शहर की एक बेहतर कनेक्टिविटी बनेगी और आम जन को जहां जाम से निजात मिलेगी और एक बेहतर स्वरूप शहर का निकल करके सामने आएगा। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है। नगर निगम रोहतक के नगर परियोजना अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि आजीविका मिशन व पीएम स्वनिधि योजना सहित विभिन्न वर्गों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है। इस संसदीय क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों के गठन से कई महिलाएं भी लाभान्वित हुई हैं। आकाशवाणी समाचार ने स्वयं सहायता समूह की कई लाभार्थियों से भी बातचीत की। सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम दुलारी है। हम 10 जनिया का हमारा ग्रुप है और उसमें हम 100 रुपये कमा ले हैं, जो कर अपना काम करकन है। 10,000 की राशि मिली थी, हम जी कमा लिया हाँ 8-10 हज़ार रुपये तो कर लिया। हाँ, सरकार को ये कहना चाहेंगे जी बहुत बहुत घना धन्यवाद मोदी जी का, जो हमारी यह स्कीम बनाई है, तो इस स्कीम का हम लाभ ले रहे हैं। और बहुत घना हमारा धन्यवाद हमारा सरकार जो इन ग्रुप बनाया हमारा। मेरा नाम रितिका है, मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से हूँ और हम महीने के 8-10 हज़ार कमा लेते हैं। मैं खुद कपड़ों का कर रही हूँ बिजनेस और मोदी जी ने मेरे को सहयोग दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच मोदी जी। नमस्कार जी, मेरा नाम अंतम है, मैं सांगी गांव से हूँ और हमारे यहाँ गांव में समूह बने हुए हैं बहुत सारे, जिनसे गरीब महिलाओं की मदद हुई है और बैंक के द्वारा लोन मिला हुआ, जिसमें पहली बार तो में सरकार से 10,000 रुपये मिले थे, उसके बाद 1 लाख और अब 3 लाख मिले हुए हैं, जिसे हम अपने रोजगार चला रहे हैं। सिलाई मशीन वगैरह खरीदी हुई हैं और बैग बनाने की सुविधा मिली हुई है, जो हमारे यहाँ गांव में ट्रेनिंग दी हुई है, जिससे हम बैग बनाते हैं और उनको सेल करते हैं। हमने राजवीर नाम के एक किसान से भी बातचीत की। मेरे को घनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मैं जो बताने जा रहा हूँ। एक तो किसान जो मोदी के 2,000 आते हैं वो मेरे आते हैं। एक हम 6 सदस्य हैं घर में, हमारे सब के आयुष्मान कार्ड मिले हैं। एक मेरे बच्चे का ऑपरेशन होया वो फ्री में होया है, और जो भी आयुष्मान कार्ड बने हैं और जो हमारे को अनाज भी फ्री में मिल रहा है। और जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, मेरा कोई ब्याज नहीं लग रहा। और मैंने 1 मीटर लगवाया था, दूसरा मीटर मेरा फ्री में मीटर लगा। रोहतक लोकसभा क्षेत्र को हरियाणा की शैक्षणिक नगरी के तौर पर भी जाना जाता है। कहा जाता है कि रोहतक की स्थापना एक पंवार राजपूत राजा रोहताश द्वारा की गई और इसे रोहताशगढ़ के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि रोहतक नाम रोहताशगढ़ के नाम से ही आया है। ये भी दावा किया जाता है कि संस्कृत में रोहराका नाम से जाने जाते रोहेरा पेड़ से इस शहर का नाम रोहतक पड़ा। शहर के अस्तित्व में आने से पहले यहाँ इन्हीं पेड़ों का जंगल था। वहीं रोहतक को रोहतिक से भी जोड़ा जाता है, जिसका उल्लेख महाभारत में पांडव योद्धा नकुल के संबंध में किया गया है। रोहतक में अनाज और कपास का प्रमुख बाजार भी है। इसी के साथ मैं रतिका आप सभी श्रोताओं से विदा लेती हूं। कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक नए संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें हमारी ईमेल newsaircht@gmail.com पर अपनी राय जरूर भेजें। नमस्कार। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुति सहायक नितिन कुमार।